नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत केसरी। आज भारत केसरी पहुंच चुका है कांग्रेस मुख्यालय, जहां पर सूर्यकांत धस्माना जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। साथ ही चार धाम यात्रा को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा। आइए जानते हैं उन्होंने क्या क्या कहा, और साथ ही भारत केसरी से बात किया उन्होंने सारी विशेष रूप से जो मुख्य मुद्दे हैं, मुख्य दिक्कतें आने वाली है चार धाम यात्राओं को लेकर के, उसके बारे में विस्तृत रूप में जानकारी दी। ऑफलाइन ऑनलाइन पंजीकरण के अलावा वो कह रहे हैं असीमित यात्री, जितने मर्जी यात्री आएंगे हम किसी को रोकेंगे नहीं। जब आप यात्रियों को रोकेंगे नहीं, इस तरह से अगर आप आमंत्रण दे रहे हैं तो असंख्य लोग अगर आ गए तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी हर शहर की है और उसकी बाकायदा सरकार के पास रिपोर्ट है। रोहतक IIM ने उसके ऊपर रिसर्च किया है और सरकार को रिपोर्ट दी है। चीफ सेक्रेटरी जो पिछली थी उन्होंने बाकायदा इसकी रिव्यू बैठक करी है और रिव्यू बैठक में कितना लोड एक शहर ले सकता है वो सरकार को मालूम है। उसके बाद भी अगर आप कहेंगे कि असंख्य लोग आएंगे, हम रोक नहीं पाएंगे, तो मैं समझता हूं सरकार खुद भ्रम में है। सरकार की तैयारियां पूरी नहीं है। पूरी जिम्मेदारी सुरक्षा की, यात्रियों के ठहरने की, यात्रियों के भोजन की, यात्रियों के दर्शन की, वो राज्य की सरकार की है। राज्य की सरकार को उसको करना चाहिए और ये पारदर्शिता से होना चाहिए। पिछले साल ऑनलाइन ऑफलाइन फर्जी रजिस्ट्रेशनों से लोग यात्रा में पहुंचे। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, पिछली बार 30 जुलाई 2024 को जो वॉश आउट हुआ था केदारनाथ में, वो सबको याद है। सरकार आज तक नहीं बता पाई कितना नुकसान हुआ उसमें। तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए यात्रा की तैयारी सरकार को पुख्ता करनी चाहिए। हम अलर्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी 10 दिन यात्रा में है और यात्रा जब शुरू हो जाएगी उसके बाद स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाती है, फिर सरकार के नियंत्रण में आती है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इसी को लेकर आज जो है कांग्रेस बड़ी लेवल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों पर लेकर के उन्होंने सरकार को घेरने की प्रयास की है। सर, आज जो है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का, सरकार को आपने किन मुद्दों को लेकर के आगाह किया है? देखिए, हमारा काम है विपक्ष के नाते कि हम रचनात्मक सुझाव सरकार को दें। राज्य में चारधाम यात्रा उत्तराखंड की, वो पूरे देश और दुनिया के सनातनियों की आस्था का प्रतीक तो है ही। पूरे देश और दुनिया से सनातन धर्म में भरोसा करने वाले, विश्वास करने वाले, आस्था प्रकट करने वाले, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज से नहीं, आदिकाल से, आदि गुरु शंकराचार्य के समय से ये परंपरा चली आ रही है। गंगोत्री यमुनोत्री का ये उद्गम स्थल है। गंगा जी यहां से निकलती है, यमुना जी यहां से निकलती है। केदारेश्वर भगवान जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर। बद्रीनाथ धाम जिसको मोक्ष धाम भी कहते हैं, जहां साक्षात भगवान विष्णु बैठे हैं। ऐसे चारों धामों में जो श्रद्धालु पूरे देश और दुनिया से आते हैं, उन श्रद्धालुओं की सारी व्यवस्था, उनकी सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका ठहरना, उनका भोजन, उनका यातायात, किसी भी प्रकार की आपदा में उनके सुरक्षित निकालने का इंतजाम, ये सारी जिम्मेदारी राज्य की सरकार की होती है। अब क्योंकि ये यात्रा इतनी पूरे देश और दुनिया में इसका प्रचार है, पूरे देश और दुनिया से लाखों लोग हर साल यहाँ आते हैं और पिछले 2 दशकों में अगर आप यात्रियों के आने की संख्या देखेंगे तो शनय शनय हर साल वो संख्या बढ़ रही है। अब जब संख्या बढ़ रही है तो व्यवस्थाएं भी बढ़नी चाहिए और संख्या बढ़ने के साथ साथ जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है इन शहरों की, चाहे गंगोत्री हो, चाहे यमुनोत्री हो, चाहे केदारनाथ जी हो, चाहे बद्रीनाथ जी हो, लोड बेयरिंग कैपेसिटी उन शहरों की, उसके अनुसार वहां यात्रियों की संख्या भी सरकार को निश्चित करनी चाहिए। क्योंकि जब यात्रा बहुत उसका प्रचार होगा, प्रसार होगा, तो असंख्य लोग आएंगे और असंख्य लोग जब आएंगे तो एक यात्रियों की सीमा होती है जिसका भार वो शहर वहन कर सकता है। उसके बारे में राज्य की सरकार ने IIM रोहतक से एक रिसर्च करवाई और वो रिसर्च राज्य की सरकार के पास है। उसके बारे में राज्य की मुख्य सचिव जो राधा रतूड़ी अब रिटायर हो गए हैं, उन्होंने बाकायदा पूरे राज्य के यात्रियों, हमारे अधिकारियों से, राज्य के तमाम वो लोग जो यात्रा के लिए जिम्मेदार हैं, पर्यटन विभाग के लोग, तीर्थाटन विभाग के लोग, जिलाधिकारी, उनसे इस पे चर्चा करी और
भार क्षमता जो शहरों की है उसके अनुसार ही यात्री वहां आवे, उसकी व्यवस्था करने के लिए कहा। अब सरकार ये कहती है एक तरफ कि हम पंजीकरण करेंगे ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, और दूसरी तरफ सरकार ये घोषणा करती है कि भाई कोई भी श्रद्धालु आएगा उसको हम रोकेंगे नहीं। असीमित भी आएंगे, किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा असीमित भी आएंगे तब भी उनको रोका नहीं जाएगा, उनको अलाउ किया जाएगा। अब आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम पंजीकरण करेंगे, एक तरफ आप भार वहन क्षमता के बारे में चर्चा करवा रहे हैं, उस पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि असंख्य लोग भी आएंगे तो भी उनको अलाउ करेंगे। तो आपकी दृष्टि क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? अगर माना असंख्य लोग आ गए, कुंभ में जैसा हुआ आपको मालूम है, भगदड़ मच गई, लोगों की जान चली गई, तो क्या उत्तराखंड के अंदर भी आप उस स्थिति को पैदा करना चाहते हैं? क्योंकि उत्तराखंड में स्थितियां दूसरी हैं, मैदानी क्षेत्रों में दूसरी होती हैं। यहां तो अगर कोई आपदा आ गई तो निकलने के रास्ते भी नहीं होते। 2013 की आपदा हमने देखी है, अभी वो भूले नहीं हम उसको, बहुत लंबा समय नहीं हुआ उसको। तो राज्य की सरकार की यात्रा के बारे में, यात्रियों की सुरक्षा के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके रहने के बारे में, भोजन के बारे में, उनके सुरक्षित एग्जिट के बारे में, ये सारी प्लानिंग एडवांस में होती है। और सरकार अभी कह रही है कि हम असीमित लोगों को आने देंगे। राज्य में रोड सेफ्टी के इंतजाम की हालत ये, 1000 व्यक्ति हर साल, पिछले 5 वर्षों का आंकड़ा उठा ले आप, किस साल 983 है, पिछले साल उससे पहले 1400 लोग हैं, उससे पहले 1200 लोग हैं, हर साल 1000 यात्री उसकी डेथ हो रही है पहाड़ में, एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में। अभी अप्रैल का महीना 20 तारीख हुआ है और 20 अप्रैल तक इस साल एक तिमाही पूरा नहीं हुआ, 275 यात्रियों की जान चली गई उत्तराखंड में रोड एक्सीडेंट्स में। तो अभी तो यात्रा शुरू भी नहीं हुई है। तो रोड सेफ्टी के आपके क्या अरेंजमेंट्स है? ये हमारे सवाल है जिन पर हम सरकार से चाहते हैं पुख्ता इंतजाम सड़क सुरक्षा के हों, पुख्ता इंतजाम दर्शन के हों, पुख्ता इंतजाम यातायात के हों, ठहरने के, बोर्डिंग के, लॉजिंग के, हेल्थ सर्विसेज के, सारे इंतजाम सरकार को पुख्ता करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस काम के लिए वो आ रहे हैं वो पिकनिक मनाने तो आ नहीं रहे हैं, पहाड़ और नदी देखने केवल नहीं आ रहे हैं, वो तो दर्शन करने आ रहे हैं। तो गंगा जी के, यमुना जी के, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारेश्वर भगवान और बद्रीनाथ जी, उनके दर्शन ठीक से यात्रियों को हो पाए, ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इसके बारे में मैंने सरकार से आग्रह किया। सरकार के पास जब यह रिपोर्ट आ चुकी है IIM तक की, तो फिर इन चीज़ों को लेकर के सरकार आगाह क्यों नहीं हो रही है? इन रिपोर्ट को सार्वजनिक करना क्यों नहीं चाह रही? क्या ऐसी चीजें हैं जो छुपा रही है? इसको हिंदी में कहते हैं मति भ्रम, कंफ्यूजन। तो ये तो राज्य की सरकार कंफ्यूजन के स्टेट में है, मति भ्रम में है। तो क्या ये कुंभ की ऐसी बड़ी घटना हो सकती है? ईश्वर ना करे, ईश्वर ना करे कोई ऐसी घटना हो, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार को कहें। हम नहीं चाहते कि एक्सीडेंट हो, लेकिन एक्सीडेंट हो रहे हैं ना रोज। हम नहीं चाहते कि कोई किसी प्रकार की आपदा हो, लेकिन 30 जुलाई 2024 को केदारेश्वर में, केदारनाथ घाटी में इतनी बड़ी वॉश आउट हुआ ना। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार से लोगों की जनहानि हो, लेकिन 2013 में हजारों लोग मरे ना। तो ये हमारे हाथ में तो है नहीं, जो ईश्वर के हाथ में। प्राकृतिक आपदा का मतलब प्राकृतिक आपदा, लेकिन मानवीय जनित जो आपदाएं हैं उन पर नियंत्रण सरकार कर सकती है। रोड सेफ्टी के इंतजाम, बोर्डिंग लॉजिंग के इंतजाम, क्राउड मैनेजमेंट का इंतजाम वहां पर सरकार कर सकती है। ऑक्सीजन का इंतजाम, दवाइयों का इंतजाम, मेडिकल चेकअप का इंतजाम ये सरकार कर सकती है। लेकिन अगर नहीं करेगी तो अगर कोई दुर्घटना ऐसे में होती है तो वो मानव जनित दुर्घटना मानी जाएगी, वो प्राकृतिक आपदा नहीं मानी जाएगी। अब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो 2013 में पूरे 32,000 वर्ग किलोमीटर में आपदा आई, तो वो किसी सरकार के हाथ में नहीं था। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट किसको कहते हैं कि डिजास्टर आए तो उसके तत्काल बाद जो उसमें फंसे हुए लोग हैं उनको बचाना, जो मृत लोग हैं उनको निकालना, यही तो मैनेजमेंट होता है। उनको फर्स्ट एड देना, उनको ट्रांसपोर्ट करना, उनको भोजन देना, उनको दवा देना, उनको पानी देना, उनको सुरक्षित निकालना, यही तो मैनेजमेंट होता है। उसके बारे में हम सरकार को कह रहे हैं कि सरकार तैयारी करे। हर चीज की तैयारी सरकार की होनी चाहिए। सरकार दावे बहुत करती है, लेकिन दावे खोखले हर बार साबित होते हैं।
एक दसमाना जी, आखिरी सवाल, आपकी आवाज़ जो है उत्तराखंड में ही नहीं अलग अलग राज्यों तक जाती है। अभी गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे ही सवाल खड़ा कर दिया कि उन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट ये दे रहे हैं ये समाज में एक प्रकार से कहा जाए कि एक नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, और जिसके कारण ये जितने भी इस प्रकार की घटना हो रहे हैं ये चीफ जस्टिस के कारण ही हो रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय लोकतंत्र का जो तंबू है वो 4 खंभों में खड़ा है। वो 4 खंभे कौन से हैं? 4 खंभे हैं विधायिका, दूसरी खंभा है न्यायपालिका, तीसरा खंभा है कार्यपालिका और चौथा खंभा है मीडिया। मीडिया का तो क्या हाल कर दिया आपको पता ही है। पूरे देश में जितने मीडिया हाउसेस हैं सारे सरकार के नियंत्रण में। सरकार जो चाहती है वो दिखाती है, सरकार जो चाहती है वो मीडिया बोलता है, तो उसको ध्वस्त। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका की हिम्मत ही नहीं है। एग्जीक्यूटिव जो है, अधिकारी जो है, उनको इतना पंगु कर दिया है कि वो सरकार की गलत और सही बात उस पर निर्णय नहीं करते, जो सरकार कहती है वो करते हैं, तो वो भी ध्वस्त। दूसरा खंभा भी गिरा दिया। तीसरा खंभा है विधायिका। विधायिका का हाल यह है कि पूरा इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के जिस प्रकार से फ्रॉड वोटर लिस्ट में, जिस प्रकार से फ्रॉड ईवीएम में, जिस प्रकार से फ्रॉड गिनती में वोटों का हो रहा है, तो उसको भी ध्वस्त कर दिया, वो भी नियंत्रण में आ गई। अब चौथा बचा जिसके ऊपर पूरा देश बहुत पैनी नजर से देख रहा है, जिसके ऊपर पूरे देश को भरोसा है, और वो चौथा है न्यायपालिका। अब उस खंबे पर चोट, फाइनल चोट, इस देश के लोकतंत्र को तहस नहस करने के लिए जो आखिरी खंबा बचा है न्यायपालिका, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो डिजाइन है इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने का, इस देश में संविधान को खत्म करने का, उस पर आखिरी खंबे पे चोट उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने करी है और उसका अनुसरण निशिकांत दुबे ने किया है। अभी ना नुकुर भाजपा कर रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको भाजपा के सारे नेता वही भाषा बोलते हुए दिखेंगे। वही डिजाइन है पूरे देश के अंदर। चारों खंबे जिनके ऊपर लोकतंत्र का तंबू खड़ा है, उन चारों खंभों को गिराओ तो लोकतंत्र का तंबू अपने आप गिर जाएगा और जो भाजपा चाहती है वो हो जाएगा। नहीं, अभी भाजपा ने, जेपी नड्डा ने कहा कि ये उनका निजी बयान है, इन बयानों से भाजपा को कोई मतलब नहीं है, वो अपने तरीके से इन्होंने ये बयान दिया। कान पकड़ कर पार्टी से बाहर कर दो। देश के चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप लगा रहा है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कान पकड़िए, पीछे 2 लात मारी और बाहर कर दीजिए। हिम्मत है जेपी नड्डा की? हिम्मत नहीं है, और हिम्मत नहीं, मनसा भी नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस का डिजाइन है। उस डिजाइन में ये कुछ दिन नानुकुर करेंगे, उसके बाद ये सारी की सारी सरकार और सारी की सारी पार्टी ये न्यायपालिका के खंबे को गिराएगी। एक आखिरी सवाल सर, स्पोर्ट्स को लेकर के है। खेलो इंडिया मास्टर 2025 में यहाँ के नेतृत्व में दिल्ली के अक्षरधाम ने सिल्वर मेडल जीत कर लाया और कांस्य पदक भी जीत कर लाया, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार से सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली, जिसका खबर हम लोगों ने जो है भारत केसरी पर दिखाया था और सरकार तक भी पहुंचाया था, और सरकार जो है सिर्फ पत्राचार तक और आश्वासन पे ही रह गई। अंततः ये सभी जो खिलाड़ी हैं ये लोग बहुत ही मायूस हो गए। इसके बारे में आप क्या देखते हैं? मैं इन खिलाड़ियों से मुलाकात करूंगा और इनकी बात जहां हाईएस्ट लेवल तक पहुंचानी चाहिए वहां तक पहुंचाऊं। ये थे हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी। इन्होंने सभी बातों पे, सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी। अब देखना यह होगा कि सरकार जो है 4 धाम यात्रा को लेकर कितनी सजग होती है, और आने वाले समय में उत्तराखंड जो है किस प्रकार से अपने इस राजनीति भूचाल को लेकर तैयारी करता है। प्रशांत चौधरी, उत्तराखंड, देहरादून।